हेलो साथियों, कैसे हो। मैं आपका साथी ओपी सैनी आपके लिए मॉक टेस्ट सेकंड का पहला अटेम्प्ट लेके आया हूँ। बहुत सारे साथियों का मेरे पास अभी भी यही क्वेरी आ रहा है कि मॉक टेस्ट किस प्रकार होंगे, किस तरीके का प्रोसीजर होगा, किस तरीके को हमें मॉक टेस्ट करना होगा। तो आपको साथियों बता देता हूँ, अपने टोटल 18 मॉक टेस्ट है। उनमें पहले मॉक टेस्ट में आप लर्नर का फ़ोटो और वीडियो एक बार रिकॉर्ड होगा। उसके पश्चात आप सारे के सारे मॉक टेस्ट आप आसानी से सरलता से कर सकते हैं। हर मॉक टेस्ट को करने के लिए आपको अलग से फ़ोटो और वीडियो कैप्चर नहीं करना होगा। चलो मैं शुरू करता हूँ मॉक टेस्ट सेकंड का फर्स्ट अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। अप्रत्यक्ष खर्चों को कहाँ दर्शाया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कहाँ दिखाते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो देखिए अपने पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में देखिए, पहला आप समझ सकते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, उपरोक्त सभी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अर्थात ट्रेडिंग के अंदर जो आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और इनडायरेक्ट इनकम आती है। प्रश्न संख्या देखिए, सेकंड देखिए। प्रश्न संख्या की सेकंड देखिए क्या है। इनमें से क्या अल्प अवधि के लिए देयता नहीं है, यानी आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पूछा है। टर्म लायबिलिटीज से तात्पर्य क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज उसे कहा जाता है जो एक साल से कम अवधि में हमें भुगतान करनी हो, उनको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। यहाँ पे अपने सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अपनी शॉर्ट टर्म, यानी अपने को एक साल के अंदर इसका भुगतान करना होता है। शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं उनका भी हमें एक साल में भुगतान करना होता है। तो यहाँ पे तीनों तो लायबिलिटीज़ हैं, ये भी लायबिलिटीज़ है, ये भी लायबिलिटीज़ है, ये भी लायबिलिटीज़ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ नहीं है ये पूछा है। तो साथियों बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा आपका अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल लायबिलिटीज़ नहीं है, बल्कि आपका करंट असेट्स है, यानी शंडी डेटर्स कहलाता है अकाउंट्स रिसीवेबल। इसका दूसरा नाम अकाउंट रिसीवेबल बोल देते हैं, बल्कि ये सन्डी डेटर्स ही है जो अपनी करंट असेट्स में आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या तीन देखिए। यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न संख्या तीन, वित्तीय वर्ष के लिए बकाया खर्च डॉट डॉट से संबंधित होता है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, प्यारे साथियों बता देता हूँ। ऐसा खर्चा जो चालू वर्ष में उत्पन्न हो गया लेकिन उसका भुगतान चालू वर्ष में हमने नहीं किया, तो ऐसे समस्त खर्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और ये अपनी करंट लायबिलिटीज़ होती है, जो पहले प्रश्न में भी दिया हुआ है, इससे पहले वाले। इसके चार ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। यानी आपको ये पूछा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस ईयर से संबंधित होते हैं। तो साथियों बता देता हूँ, ये चालू वर्ष से संबंधित होता है। यहाँ पे राइट आंसर आएगा करंट ईयर, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए। नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल डॉट डॉट खाते ही दर्शाए जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है साथियों बता देता हूँ, आय और व्यय खाता कह देते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह होता है। इसकी जो डेबिट साइड होते हैं उसमें एक्सपेंडिचर आते हैं और क्रेडिट साइड होती है उसमें इनकम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल डॉट डॉट खाते ही दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, यानी इसमें क्या आता है साथियों बता देता हूँ। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
मैंने आपको बताया था जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है उसकी शेयर साइड में अपनी रिवेन्यू आती है अर्थात इनकम आती है, और डीआर साइड में एक्सपेंसेस आते हैं यानी एक्सपेंडिचर आते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन अपने को दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ देखो साथियों बता देता हूँ, बैलेंस शीट में आती हैं और असेट्स भी बैलेंस शीट में आती हैं, ठीक है ना। जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू दर्शाई जाती है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रिवेन्यू, ठीक है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होगा, यानी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किसको शामिल नहीं किया जाता है। आपको बता देता हूँ, अपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर 3 एक्टिविटी होती है, और उसमें से एक एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या नहीं आता है तो आपको बता देता हूँ यहाँ पे प्यारे साथियों। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है वो डिविडेंड का भुगतान यानी लाभांश का भुगतान नहीं आता है, बल्कि चेंज इन इन्वेंट्री और चेंज इन अकाउंट रिसीवेबल और चेंज इन अकाउंट पेबल, ये तीनों पार्ट अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। और क्या नहीं आता है आपको ये पूछा है, तो डिविडेंड पेमेंट यानी लाभांश का भुगतान नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी होगा, यानी डिविडेंड का भुगतान। साथियों बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, नहीं मैं आपको डिटेल यहाँ पे सारा समझा सकता हूँ। प्रश्न संख्या देखिए नेक्स्ट, कंपनी द्वारा दान के रूप में दिया गया माल को कहाँ क्रेडिट किया जाएगा। यानी आपको बता देता हूँ, जब हम चैरिटी करते हैं यानी दान देते हैं, डोनेट करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर किस खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो प्यारे साथियों बताता हूँ, जब हम माल को दान में देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंट्री होती है चैरिटी ठीक है, टू परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या अपने को करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परचेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या प्राप्त होता है। आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्रेडिंग से हमें क्या प्राप्त होता है, ग्रॉस प्रॉफिट तथा एंड ग्रॉस लॉस प्राप्त होता है, ठीक है, ग्रॉस लॉस प्राप्त होता है। जबकि अपने को पूछा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को पी एंड एल भी कहते हैं, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट। और पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है अपना, नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस दोनों प्राप्त होते हैं। तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा देखिए, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों के माध्यम से लाभ अर्जित किए गए लाभ को क्या कहते हैं। यानी हम जो व्यवसाय करते हैं और उस लाभ व्यवसाय की गतिविधि से हमें जो लाभ प्राप्त होता है, उस गतिविधि से हमें लाभ जो प्राप्त होता है, उससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को हम क्या कहते हैं। तो साथियों, जो हमारा बिजनेस होता है उस बिजनेस की गतिविधि से जो हम मुनाफा कमाते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट ये जो ज्ञात होते हैं ये ट्रेडिंग से ज्ञात होता है, और नेट प्रॉफिट अपना जो होता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पूछा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो लाभ अर्जित करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उससे उससे जो लाभ प्राप्त होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि सकल लाभ 5,000 रुपये, यानी आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है,
5,000 रुपये दिया हुआ है। सकल आगे लिखा हुआ है और शुद्ध लाभ सकल लाभ का 25% है। यानी जो नेट प्रॉफिट है वो इस जीपी का कितना है, जीपी का 25% है। कितना है, 25% है। तो साथियों बता देता हूँ, यदि हमारा 5,000 का 5,000 का यदि हम 25% ज्ञात करते हैं तो 1,250 रुपये होते हैं। ठीक है, कितने रुपये होते हैं, 1,250। अब अपने को क्या पूछा है, तो खर्च क्या है। तो साथियों अपने को एक्सपेंसेस पूछा है। अपने को पता चल गया है कि ये अपना पी एंड एल हो गया, पी एंड एल अकाउंट। इधर अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, जीपी कितना दिया हुआ है, जीपी है अपना 5,000। ठीक है, और यहाँ पे अपने को दिया हुआ है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो 1,250। तो आपको पूछा है कि एक्सपेंसेस क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आप देख सकते हो कि 5,000 के अंदर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 1,250। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 5,000 माइनस 1,250। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3,750। यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3,750 यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आने वाला है अपना, 3,750 राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी विवरणी एक वित्तीय अवधि के दौरान नकदी और नकदी समकक्ष के प्रवाह को दर्शाता है। प्यारे साथियों बता देता हूँ, आपको यहाँ पूछा है नकदी की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दर्शाता है कि हमारे पास कैश पूरे साल भर में कितना आया और कितना कैश हमारे से गया और किन किन मद पे गया, किन किन मद से पैस कैश हमारे पास आया है। तो इस विवरण को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट न कि अपना ट्रायल बैलेंस आएगा, न अपना इनकम एंड एक्सपेंड इनकम स्टेटमेंट आएगा, न ही बैलेंस शीट आएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होने वाला आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, एक ट्रेडिंग फर्म के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे बड़ा एकल खर्च के रूप में माना जाएगा। अच्छा, ट्रेडिंग फर्म कहते किसको हैं, ठीक है। ट्रेडिंग फर्म हम उसको कहते हैं जो माल का क्रय करे और उस माल में अपना मुनाफा जोड़ कर विक्रय करे, उसको हम ट्रेडिंग फर्म करते हैं। यानी क्रय और विक्रय का जो काम करता है उसको हम ट्रेडिंग फर्म कहते हैं। और जब हम माल जब परचेज करते हैं, माल खरीदते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको इन शॉर्ट में क्या कह देते हैं, सी ओ जी एस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सी ओ जी एस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कहते हैं शॉर्ट में। तो जब ट्रेडिंग का अपना बिजनेस होता है, क्रय विक्रय का काम होता है, तो ट्रेडिंग फर्म में सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो सी ओ जी एस का माना जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का माना जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ठीक है, सबसे मोटा खर्चा इसी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैलेंस शीट एक विवरणी है जिसमें खाता बही में निहित सभी खातों का शेष दर्शाया जाता है। नहीं प्यारे साथियों, बैलेंस शीट के अंदर सभी खातों का यानी सभी लेजर का शेष नहीं दर्शाया जाता है। इसके अंदर बैलेंस शीट में आने वाली मदों का ही शेष दर्शाया जाता है। बाकी जबकि जो लेजर होती है उसमें वो खाते भी होते हैं जो ट्रेडिंग और पी एंड एल के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी लेजर आए वो सारे के सारे ही बैलेंस शीट में आएंगे, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक गलत है, यहाँ पे ये बात गलत है, कथन गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऐसे खर्च जिनके लिए सेवाएं प्राप्त हुई है
लेकिन राशि का भुगतान अभी किया जाना है, उनको क्या कहा जाता है? आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऐसे खर्चे होते हैं जो चालू वर्ष में उत्पन्न तो हो जाते हैं लेकिन उनका चालू वर्ष में भुगतान नहीं हो पाता है। तो ऐसे खर्चे क्या कहलाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस शीट में मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है? यानी बैलेंस शीट में क्या आता है? आपको देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। बैलेंस शीट क्या काम करता है? देखो, ट्रेडिंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। कैश फ्लो जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है अपने कैश फ्लो। और जो बैलेंस शीट होती है ना, वो अपने को क्या करती है? अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। आर्थिक स्थिति होती क्या है प्यारे साथियों, बता देता हूँ। जैसे हम लोग अमीर और गरीब होते हैं, वैसे ही बिजनेस भी क्या होते हैं? अमीर और गरीब होते हैं। उनकी संपत्तियां और दायित्वों का विवरण जो होता है वो बैलेंस शीट से हमें पता चलता है। कितना उसके पास असेट्स है और कितनी उसकी लायबिलिटीज है, इसको दर्शाने का काम होता है वो बैलेंस शीट में होता है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, जो बैलेंस शीट अपनी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है यानी फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ साथियों, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो दो साइड होती है। ये डी आर साइड होती है और ये इसकी सी आर साइड होती है। तो ये जो डी आर साइड होती है, इस डी आर साइड में क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। और ये सी आर साइड जो होती हैं, इसके इनकम आती है, ठीक है। क्या आती है? इनकम। और अपने को पूछा डेबिट साइड, तो डेबिट साइड क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अपना, देखिए मैंने आपके साथ में बारी बारी से 15 क्वेश्चन को हल किया है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते होंगे और अच्छे लगते होंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब किए करें। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लर्नर तक पहुँचाएं, ताकि लर्नर इन प्रश्नों को समझ सके और अच्छे से अपने मॉक टेस्ट को सेल्फ खुद कर सके। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे अच्छे वीडियो लगते होंगे और मेरे वीडियो आप अपने सभी लर्नर तक पहुँचाएँ। इसी आशा के साथ आप सभी आईटीजी के और लर्नर का धन्यवाद।